स्वागत है आपका ग्रेविटी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले जो है इसका 2 पार्ट अपलोड किया जा चुका है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे देखें ताकि ये वीडियो जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ऐसे ही लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़े रहें। आइए हम लोग देखते हैं कि ये क्रियाएँ जो हैं 3 तरह की होती हैं: ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। बेसिकली जो है हमें केवल प्रतिवर्ती क्रिया के ही बारे में क्लास 10th में पढ़ना है और इसी से प्रश्न भी आते हैं। लेकिन इन दोनों क्रियाओं को भी हम लोग देख लेते हैं। ये आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, 6-8 में आप लोग जो है पहले देख चुके होंगे। ऐच्छिक क्रिया हम लोग किसे कहते हैं? तो वैसी क्रिया जो हम अपने इच्छा से करते हैं, मतलब अगर हमारी इच्छा करेगी तो हम करेंगे और अगर हमारा मन नहीं करेगा तो उस क्रिया को हम लोग नहीं करेंगे। तो वैसी क्रियाओं को हम लोग ऐच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, जैसे कि अगर अभी हम यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो मेरा अगर मन कर रहा है हम तभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है मेरे अंदर से कुछ निकला और जो है अपने आप जो है ये लाइन ड्रॉ करवा दिया, ऐसा नहीं है। तो ऐसी क्रियाएं जो हम लोग खुद से करते हैं, अपने मन से करते हैं, अपने इच्छा अनुसार करते हैं, उसे हम लोग ऐच्छिक क्रिया करते हैं। जैसे लिखना, गाना, अगर आप गाना गाते हैं तो आप अपने मन से गाते हैं, वो आपका मन करता है तब गाते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप खुद से लगेंगे गाना। आइए दूसरे भाग को देखते हैं, अनैच्छिक क्रिया। वैसी क्रिया जो हम अपने इच्छा अनुसार नहीं करते हैं, मतलब वैसी क्रिया जो हम अपने इच्छा के अनुसार नहीं करते हैं, वो खुद से होती हैं, उसे हम लोग अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। जैसे पलक का झपकना, आप कभी इसे महसूस करेंगे अगर नहीं किए हैं तो कि ये जो पलक है ये अपने आप झपक जाती है। कभी कभी आप कोशिश भी करेंगे कि आप कंटिन्यू जो है पलक को ऐसे ही बस रोके रहें, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा कि वो नहीं रुकेगा, वो जो है पलक जो है झपक ही जाएगा। तो पलक का झपकना हो गया या फिर दिल का धड़कना हो गया, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये अनैच्छिक क्रिया हैं। ये अपने आप जो है होते रहती हैं हमारे शरीर में, इसे हमें करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। अभी जो है इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़े थे और हम लोगों ने देखा था कि केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र था उसे जो है 3 भागों में बांटा गया था। एक मस्तिष्क था और दूसरा मेरुरज्जु था और तीसरा तंत्रिकाएं थी। तो ये जो प्रतिवर्ती क्रिया है ये मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी क्रिया है जो तेज एवं अचानक होती हैं, मतलब स्पीड में भी होगा और अचानक होगा। तो अगर ऐसी कोई क्रिया है जो अचानक से होता है और स्पीड में होता है तो उसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ को छू रहे हैं, जैसे कि हम लोग अगर मान लो कि नहीं छू रहे हैं, जहाँ हम लोग कहीं पे जा रहे हैं या फिर कहीं पे बैठे हुए हैं और अचानक से जो है कपड़ा आयरन हम लोग कर रहे हैं और ध्यान कहीं हमारा जो है दूसरे जगह पे चला गया। और ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि फ़ोन आ गया और फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं और अचानक से आपका हाथ जो है आयरन पे जो है क्या होगा, सट जाएगा। तो आयरन जो कि गर्म है तो जैसे ही आपका हाथ सटेगा आपका हाथ जो है अपने आप वापस आ जाएगा। उस समय क्या होता है कि आप जो है दूसरे जगह व्यस्त होते हैं, मतलब आपका मस्तिष्क तो पहले आप जो है फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आपका मस्तिष्क वहाँ व्यस्त है। तो इस क्रिया को आखिर किया कौन? जैसे कि अगर आपका हाथ वहाँ गया, गर्म था तो वैसे ही सटे रहता, आपका हाथ जो है जल जाना चाहिए, लेकिन हाथ जलता नहीं है। जैसे ही वो सटता है उस आयरन से आपका हाथ जो है बहुत ही तेज वापस आ जाता है। इसे जो है मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। तो ऐसे ही क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम चल रहे हैं और चलते चलते रास्ते पे अचानक से हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है तो हम लोग पैर को अचानक से खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं? ये जो है एक प्रतिवर्ती क्रिया है जिससे हमें नुकसान है। तो इसे भी कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। तो वैसी क्रियाएं जो तेज एवं अचानक होती हैं उसे हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह जो है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब ये जो है क्रियाएं जो है ये पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देगा प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, और आपको फंसाने के लिए दे देगा ऑप्शन में मस्तिष्क, और आप जो है मस्तिष्क को टिकाओ। तो ये बात जो है ध्यान में रखना है कि मस्तिष्क नहीं करता है, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। आइए देखते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो
जो भी सूचनाएं जो हैं, जो प्रतिवर्ती जो क्रिया का जो सूचनाएं हैं, जैसे कि हमारा हाथ जो है आयरन में सटना और वहां से खींचना, तो वो एक पथ के माध्यम से वहां से सूचनाएं हमारे मेरुरज्जु तक आती हैं और उसी पथ के माध्यम से जो है सूचनाएं वापस जाती हैं, तब जाकर हमारा हाथ जो है वहाँ से हटता है। लेकिन ये क्रिया इतना जो है स्पीड में होता है कि हम इसे समझ नहीं पाते हैं। तो इसी जो है पाथ को हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पे चलते हैं, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया जब होगा तो जो विद्युत आवेग हैं वो जिस पथ पे चलेंगे उसे ही हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसका जो है रूट बनाया गया है, जैसे कि संवेदी ताप है। अगर कहीं पे हमारा जो है हाथ सट रहा है, हमारे त्वचा जो है किसी गर्म चीज़ से लग रहे हैं या फिर ठंडी चीज़ों से जो है लग रहा है, तो ताप जैसे ही आया वहाँ से जो है संवेदी तंत्रिका जो है आपके मेरुरज्जु तक उस सूचना को लेकर के जाएंगे। मेरुरज्जु से जो है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका तक जाएगा, वहाँ से प्रेरक तंत्रिका कोशिका, और उसके बाद में जो उसका परिणाम होगा, परिणाम कहने का अर्थ ये है कि अगर आप बर्फ को छू रहे हैं तो वो भी तो ठंडा है, तो उससे क्या है कि आपको जो है उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो वो जो क्रिया है कि उतना तेज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गर्म चीज़ या फिर किसी कील से जो है आपके हाथ का जो है लग जाना, तो इन सारी क्रियाओं को नियंत्रित जो है इसी रूट से किया जाता है। इसे ही हम लोग प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। हम इस वीडियो के मुख्य भाग की तरफ में चलते हैं, जिसके ऊपर हमें चर्चा करना था कि हम लोग जो है इसमें जो है हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स जो है ग्रंथियों के द्वारा जो है स्रावित होता है। आपको जो है मस्तिष्क पढ़ाते समय बतलाया गया था कि मस्तिष्क के अग्र जो भाग होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थाइमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में बतलाया गया था कि यह हमारी ग्रंथियों को जो है नियंत्रित करता है। आइए हम लोग जो है एक एक करके ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे और ऊपर से जो है नीचे की तरफ में हम लोग चलेंगे। सबसे पहला पीयूष ग्रंथि, यह जो है हमारे मस्तिष्क में होता है। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे आप लोगों को याद करके रखना है। इससे वृद्धि हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का स्राव होता है, जिसे हम लोग STH बोलते हैं। यह हमारे शरीर के जो है वृद्धि पे नियंत्रण करता है। मतलब अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर से ये हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, मतलब कि STH अगर नहीं निकलेगा, STH का स्राव कम होगा, तो उसका जो है आकार छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसका प्रभाव लंबाई पे ही पड़ता है, इसका प्रभाव जो है आपके आयतन पे भी पड़ेगा। तो अगर इस हार्मोन का स्राव अगर आपके शरीर के अंदर कम होता है तो आपका वृद्धि कम होगा, आप जो है बौने हो जाएंगे। और अगर इस हार्मोन का स्राव आपके शरीर में अत्यधिक होता है तो आप जो है ज़्यादा वृद्धि करेंगे, ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये जो है काफ़ी VVI है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को हम लोग कौन से ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि के भी नाम से इसे हम लोग जानते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ जो है STH हार्मोन ही निकलता है, इससे 1-2 और हार्मोन्स भी निकलते हैं, जैसे कि LTH हो गया, लैक्टोजेनिक हार्मोन जो दूध का निर्माण करता है। एक हो गया ऑक्सीटॉक्सिन होता है जो दूध का स्राव करता है। एक होता है TSH होता है जो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में जो है मदद करता है। तो और सारे भी हार्मोन जो हैं इस पीयूष ग्रंथि से निकलता है। लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ यही पूछेगा कि वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि से होता है और इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, ऑवटू ग्रंथि। ऑवटू ग्रंथि मतलब थायराइड ग्लैंड। यह जो है गर्दन में होता है। यह जो ग्लैंड है यहाँ पे हमारे गर्दन में होता है। इससे थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। जब कभी इस थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव जो है कम होता है तो इसके कारण से जो है घेंघा रोग होता है, जिसके कारण से गर्दन जो है फूल जाता है। यह जो है बीपी को कम करता है। बीपी को कम करता है मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी बात को लेकर के गुस्सा हो गए हैं, उस वक्त जो है आपका बीपी क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो जब बीपी बढ़ गया, जो आपके जो हृदय की जो धड़कन है वह जो है बढ़ गया, तो फिर उसे कम भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर जो है एक नियंत्रण में लाना पड़ेगा, जो उसका जो है समान दर है उस दर में लाना होगा। तो यह जो है थायराइड ग्लैंड मतलब कि ऑवटू ग्रंथि, यह जो है क्या करता है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स के माध्यम से आपके बीपी को फिर से जो है कम करता है, नियंत्रित कर लेता है। यह
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। अब ऐसा नहीं है कि ये O2 ग्रंथि का सिर्फ इतना ही काम है, और भी कार्य हैं, लेकिन उन कार्यों के बारे में आपको जो है आगे के क्लास में जानना है। आइए अब हम देखते हैं तीसरा ग्रंथि, जिसे हम लोग अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। यह जो है हमारे जो अमाशय होता है उसी के थोड़ा सा ऊपर होता है। इससे जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इससे और भी जो है एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। तो उन सारे के बारे में जो है आपको जो है इसके पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। जब हम लोग चैप्टर 1 इसका पढ़ रहे थे तो उसमें इन सभी जो है एंजाइम्स के बारे में बताया जा चुका है। फिलहाल आप लोग को हार्मोन्स के बारे में देखना है, तो इससे जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है, जो रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा मतलब जो चीनी की जो मात्रा होती है, जो मीठापन होता है हमारे ब्लड में, उसी की मात्रा को जो है यह नियंत्रित करता है, मतलब शुगर की मात्रा को। इसकी कमी होने से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज या फिर जिसे जो शुगर हम लोग बोलते हैं उसी को जो है हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं। अगर इसका स्राव हमारे शरीर के अंदर कम होगा तो हमें मधुमेह रोग हो जाएगा। जब कभी हम ज़्यादा मीठा सामान खाते हैं तो इसका स्राव अत्यधिक होता है, और ये क्या करता है कि हमारे रुधिर में जो भी शर्करा होते हैं जब जो ज़्यादा हो जाते हैं उन्हें डिटेक्ट कर लेता है और उनके बदले इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करता है और नियंत्रित करके रखता है। लेकिन जब कभी क्या होता है कि हम लोग मीठा सामान जो है अत्यधिक खा रहे हैं और इंसुलिन हार्मोन का स्राव नहीं होगा, तो हमारे ब्लड, हमारे रुधिर के अंदर जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण मधुमेह रोग हो जाता है। और इसी तरह से जब कभी हम जो है मीठा सामान कम खाते हैं तो इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव भी कम होता है। इसके अंदर जस्ता, एक पूछता है एग्जाम के अंदर कि इसके अंदर कौन सी धातु होती है, तो जस्ता होता है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका जो है उपचार जो है इंजेक्शंस के भी माध्यम से किया जाता है। जैसे आप सुने होंगे कि इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर इसका जो है उपचार टैबलेट के भी माध्यम से किया जाता है, वो रोज रोज आपको खाना रहता है, और ये जो है उससे आप जो है नियंत्रित कर सकते हैं। तो ध्यान में ये रखना है कि इससे जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है और इससे जो है मधुमेह रोग होता है। यही यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम देखते हैं चौथा ग्रंथि, जो अधिवृक्क ग्रंथि है, जिसे हम लोग एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इस नाम को आपको ज़्यादा याद रखना है, एड्रिनल ग्रंथि, क्योंकि ज़्यादातर यही मिलता है। साथ ही साथ आप लोग इसे भी याद रखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वृक्क लिखा हुआ है, मतलब किडनी। जब आपको इसके पहले वाले चैप्टर में वृक्क के बारे में पढ़ाया जा रहा था तब आपको दिखाया गया था यहाँ पर ऊपर में कि ये जो भाग लगा हुआ है यही क्या है, अधिवृक्क ग्रंथि है। यह जो है, जो हमारा वृक्क होता है उसी के क्या है, ऊपर होता है। इससे जो है एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव होता है। अब ये एड्रिनलिन हार्मोन क्या करता है, तो यह हमारे बीपी को बढ़ा देता है, और जब कभी आपका बीपी बढ़ जाएगा उस समय अगर आप एक कमज़ोर व्यक्ति भी हैं तो आपको जो है कमजोरी का महसूस नहीं होगा। जैसे कि जब कभी आप किसी से झगड़ा कर लेते हैं तो उस समय आपका बीपी बढ़ जाता है और आपको लगता है कि आप एक मजबूत व्यक्ति हैं और सामने वाले इंसान को पीट सकते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि यही जो है एड्रिनलिन जो हार्मोन है इसका जो है स्राव अत्यधिक होता है, जिस कारण से हमारा बीपी बढ़ जाता है। इसीलिए इसको जो है लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। लड़ने का अर्थ क्या हुआ कि आप जो है किसी को पीट रहे हैं या फिर किसी से झगड़ा कर रहे हैं, और उरो मतलब भागो। तो ये जो है आपकी मदद करता है जब कभी आपको आपके सामने कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है जिसमें या तो आपको उसकी सामना करना है या फिर वहाँ से आपको भाग कर निकलना है, तो उन दोनों स्थितियों में यही जो है एड्रिनलिन हार्मोन जो है आपकी मदद करता है। और ये जो है यहाँ से आपको ये बस केवल ध्यान में रखना है कि इससे जो है एड्रिनलिन हार्मोन जो है निकलता है और जो है इसे लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए कि इसके ऊपर आपने देखा है कि O2 ग्रंथि में आपने देखा कि यह बीपी को कम करता है, बीपी को कम करता है।
तो जब कभी आपका बीपी कम हो जाता है और आपके अंदर सभी हार्मोन्स काम कर रहे हैं तो उस समय एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा और फिर से आपको बीपी को बढ़ा देगा और फिर से आपका बीपी क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। वैसे ही आपका जब बीपी बढ़ जाएगा तो यह थायराइड ग्लैंड क्या करेगा कि बीपी को कम कर देगा और फिर से आपका जो है बीपी नियंत्रित हो जाएगा। और जब इनमें से कोई एक काम करना जो है कम करता है तो वहीं पे आपको जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। आइए अब हम लोग देखते हैं पांचवें ग्रंथि के बारे में, जिसे जनन ग्रंथि कहते हैं। इससे निकलने वाले हार्मोन जो हैं स्टेरॉइड के बने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है कि इससे जो हार्मोन निकलता है वह स्टेरॉइड के बने होते हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी आप लोगों ने ग्रंथियाँ देखा उसके जो भी हार्मोन्स बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ये जो जनन ग्रंथि होता है इसके जो हार्मोन है वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। यह दो तरह का होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। वृषण जो है मेल में पाया जाता है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, एक और हार्मोन निकलता है स्पर्म। ये जो है हार्मोन्स जो है जनन क्रियाओं में मदद करते हैं। इसी तरह से फीमेल में जो है अंडाशय होता है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है, रिलैक्सिन हार्मोन भी निकलता है और इनका भी कार्य वही है, ये जो है जनन क्रियाओं में मदद करते हैं। एस्ट्रोजन जो है जनन क्रिया में मदद करता है, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारा जो है ग्रंथि जो है खत्म हो गया। आइए थोड़ा सा इसे हम लोग रिकॉल करते हैं। आइए अब हम लोग चार्ट के माध्यम से एक बार जो है जल्दी जल्दी देख लें ग्रंथि हार्मोन्स, उससे जो है जो उसका जो है विशेषता, फिर बीमारी, इनसाइड चीज। जैसे पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। हार्मोन जो है इसे वृद्धि हार्मोन निकलेगा और इसकी जो विशेषता है ये जो है आपके जो है वृद्धि का नियंत्रण करेगा विकास में। आइए दूसरा देखते हैं ऑटो ग्रंथि, जिसे हम लोग थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। ये जो है गले में होता है, इससे जो है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जिससे जो है घेंघा रोग या ग्वाइटर जिसे हम लोग कहते हैं वह रोग होता है। यह आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा अपचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तीसरा अग्नाशय, यह जो है अमाशय के हमारे जस्ट ऊपर होता है। इससे जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इसकी कमी से मधुमेह बीमारी हो जाती है इंसान को और यह हमारे शरीर में जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम लोग एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं, इसका फेमस नाम एड्रिनल ही है तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। इससे जो है एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। यह जो है आपके बीपी को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपके जो दिल है, जो हृदय है, उसकी धड़कनों को नियंत्रित करता है। इसे जो है हम लोग लरो या उरा हार्मोन कहते हैं, उसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है। जो लास्ट है वो है जनन ग्रंथि। ये जो है मेल में वृषण होता है, उससे जो है टेस्टोस्टेरोन निकलता है और जो फीमेल होती हैं उनमें अंडाशय होता है जिससे एस्ट्रोजन निकलता है। और ये दोनों जो हैं यौवन क्रिया से संबंधित हैं, मतलब जनन क्रियाओं में मदद करता है। तो इस चार्ट को जो है आप लोग देख लेंगे, इसके पहले वाले चार्ट को भी और इस चार्ट को भी, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें एक पहले। और इसी के साथ में जो है ये जो ग्रंथि है, जंतुओं में ग्रंथि, जो आपके 10th क्लास का जो लेवल है उस लेवल से जो है ये जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अब जो है आप लोग जो है इसे अच्छे से देख लेंगे और इसे जो है अपने कॉपी में जो है नोट कर लेंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लगातार हमसे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।